नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज संसद में भव्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संयुक्त सत्र को करेंगी संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में होंगे शामिल। भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट करेंगे जारी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को दी मंजूरी। पैन 2.0 और अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को भी मिली हरी झंडी। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 की पाबंदियों में ढील। स्कूल कॉलेज में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगी पढ़ाई। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में डोनाल्ड ट्रंप को 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप के मामले में मिली राहत। संघीय अदालत में दर्ज मामले को जज ने किया खारिज। अब खबरें विस्तार से। आज हमारे देश के संविधान को अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर केंद्र सरकार ने साल भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत की घोषणा कर दी है। आज से शुरू होने वाले इस समारोह को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान की टैगलाइन दी गई है। वहीं संविधान दिवस पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। यह कार्यक्रम संविधान सदन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा। संसद के सेंट्रल हॉल में देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर की उपस्थिति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान भारत के संविधान के निर्माण और ऐतिहासिक यात्रा को समर्पित एक लघु फिल्म भी प्रस्तुत की जाएगी। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया जाएगा। साथ ही मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ ग्लिम्स और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। इसके साथ भारत के संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका का भी विमोचन किया जाएगा। यही नहीं, संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति के नेतृत्व में संसद के केंद्रीय हॉल में संविधान की प्रस्तावना का औपचारिक पाठ भी किया जाएगा। पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों के तहत एक विशेष वेबसाइट बनाई गई है। इसमें संविधान सभा की बैठकों और पैनल रिपोर्ट का ब्यौरा होगा। साथ ही देश के सभी स्कूलों, शहरों और गांवों में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया जाएगा। लोग प्रस्तावना पढ़ने की वीडियो रिकॉर्ड करके इसे पोर्टल पर अपलोड करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस मौके पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। भारत के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक भवन परिसर के सभागार में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। पीएम मोदी इस मौके पर भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 जारी करेंगे। इस अवसर पर वहां पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। भारत के प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना पर 2,481 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें 1,584 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी और बाकी के 897 करोड़ रुपए राज्य सरकारें खर्च करेंगी।
इस मिशन का उद्देश्य रसायन मुक्त और सतत कृषि के लिए प्राकृतिक कृषि को पुनर्जीवित करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय को महत्वपूर्ण बताते हुए किसानों के लिए इसे लाभकारी बताया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन ग्राम पंचायतों में 15,000 क्लस्टरों में कार्यान्वित किया जाएगा। किसानों को अपने प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए बाजार की पहुंच प्रदान करने के लिए सरल प्रमाणन प्रणाली और समर्पित कॉमन ब्रांडिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आयकर विभाग की पैन परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 1,435 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से कहा कि इस चरण में पूरे मौजूदा तंत्र को संवर्धित किया जाएगा और पोर्टल को एकीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैन के दूसरे चरण में मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा पैन नंबर बने रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन AIM को कार्य के बढ़े हुए दायरे और 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए 2,750 करोड़ रुपए के आवंटित बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दे दी है। AIM 2.0 विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य भारत के पहले से ही जीवंत नवाचार और उद्यमिता के वातावरण को विस्तार, मजबूती और साथ ही गहराई प्रदान करना है। AIM के जारी रहने से सभी क्षेत्रों में बेहतर नौकरियां, नवीन उत्पाद और उच्च प्रभाव वाली सेवाएं उपलब्ध कराने में काफी मदद मिलेगी। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि AIM 2.0 को इनपुट बढ़ाकर और आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करके भारत के नवाचार और उद्यमिता के वातावरण को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में 2,500 नई लैब खोली जाएंगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने नया आदेश जारी किया है। दिल्ली NCR के स्कूलों को लेकर ग्रैप के कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि NCR में सभी स्कूल प्रदूषण के दिनों में हाइब्रिड मोड पे चले जाएंगे, यानी प्रदूषण के दिनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर स्कूल चलाए जाएंगे। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन क्लास का विकल्प चुन सकते हैं। CAQM का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह आदेश दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए अनिवार्य है। शेष जिलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को विचार करने के लिए कहा गया है। बता दें कि कल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में रेगुलर क्लास को लेकर फिर से चालू करने पर विचार करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा कि ऑफलाइन क्लास नहीं होने की वजह से कई छात्र मिड डे मील से वंचित हो रहे हैं। साथ ही कुछ छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए जरूरी साधनों की कमी होने की वजह से वे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ वर्ष 2025 में 11 जनवरी को मनाई जाएगी। यह निर्णय राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में लिया गया। बैठक में तय किया गया है कि हर हिंदू पर्व की तरह ये उत्सव भी तिथि के अनुसार मनाया जाएगा। इस तरह श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ हर साल पंचांग अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी यानी कि कुर्म द्वादशी को मनाई जाएगी। इस तिथि को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में जाना जाएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2020 के चुनाव में हस्तक्षेप मामले में बड़ी राहत मिली है। विशेष वकील जैक स्मिथ ने कल एक संघीय अदालत से ट्रंप पर दर्ज इस मामले को खारिज करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग की पुरानी नीति के तहत वर्तमान राष्ट्रपति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
अमेरिकी जज ने संघीय मामले में ट्रंप के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया है। और आइए आप आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ सिंगापुर की बात कर लेते हैं। सिंगापुर में खेली जा रही शतरंज विश्व चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच आज दूसरे राउंड का मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले सोमवार को खेले गए पहले दौर के मैच में डी गुकेश को हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा चैंपियन डिंग लिरेन ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के बेहद दबाव वाले पहले मुकाबले में सोमवार को उन्हें हरा दिया। काहले मोरहे से खेलते हुए लिरेन ने 14 बाजियों के मुकाबले में शुरुआती बढ़त बना ली है। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन 13 साल के बल्लेबाज ने इतिहास रच दिया। बिहार के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच उस खिलाड़ी को खरीदने की जंग हुई। आखिर में सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बोली के साथ अपनी टीम में शामिल कर लिया। 2023-24 के रणजी ट्रॉफी सीजन में उन्होंने मुंबई के खिलाफ सिर्फ 12 साल और 284 दिन की उम्र में डेब्यू किया और ऐसा करने वाले टूर्नामेंट इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज़ की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।